गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप कल के एग्ज़ाम की तैयारी सबकी हो चुकी है। एक क्विक रिवीजन कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ज़रूरी नहीं है इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही आए, मे बी शॉर्ट आ जाएं, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ जाएं, फिलअप की फॉर्म में आ जाएं, किसी भी तरीके से आएँ, बट यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर सुन के जाएँ। तो एटलीस्ट सुना हुआ आपको अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो माइंड में ज़रूर आएगा आपको इसको, जो आपने सुना होगा मुझे। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन हम इन क्वेश्चंस की कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई अ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। डिसीज पार्टनर है कोई, मीन्स कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है या अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, सो वाई ही इज़ इंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। तो फर्म की गुडविल का जो शेयर है वो उसे क्यों दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट आंसर देखेंगे इसका। गुडविल अर्न बाय द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द पास्ट। तो गुडविल जो होती है, अर्न जो होती है गुडविल, वो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं ना, सबके एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। अ पार्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट विल अकरिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंट गुडविल। फ्यूचर में आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो उस प्रेजेंट गुडविल की वजह से कमाओगे। तो जो रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर है वो तो फ्यूचर में नहीं होगा फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं सिर्फ वही लोग जो हैं उस प्रॉफिट को लेंगे। तो इसीलिए उन रिमेनिंग पार्टनर्स को आज की डेट में रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करना पड़ता है उसे गुडविल का शेयर देकर। तो बिल्कुल सिंपल आंसर था। आई होप आपको समझ आ गया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। गुडविल अर्न बाय द फर्म इज द रिजल्ट of efforts of all existing partners. Suppose if there are 3 partner A B C, तीनों की मेहनत का जो रिजल्ट है वो गुडविल है। अब वो पार्टनर जा रहा है तो फ्यूचर में जो आप प्रॉफिट अर्न करोगे वो प्रेजेंट गुडविल की वजह से करोगे, बट फ्यूचर में वो पर्सन जो आज छोड़ के जा रहा है या किसी पर्सन की डेथ हो रही है तो वो फ्यूचर में प्रॉफिट बांटने तो नहीं आएगा। दैट्स वाई जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स रह जाते हैं फर्म में पीछे, दे शुड कॉम्पनसेट द रिटायरिंग और द डिसीज पार्टनर by entitling him or her a share of firm's goodwill, and that's why उनको गुडविल का शेयर रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ता है। ओके तो अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उसमें से सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी को सी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। कॉम्पनसेट कौन से रेशो में करते हैं तो वो मैं आपको बता दूं, गेनिंग रेशो में। 1 मार्क का अगर हमारा क्वेश्चन बनता है तो कहीं से कुछ भी छूट ना जाए। जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं ए एंड बी, वो सी को कॉम्पनसेट करते हैं गेनिंग रेशो में। दैट्स इट। बड़े क्वेश्चन भी कवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं और छोटे क्वेश्चन भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब अगर एक पार्टनर जा रहा है तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि गुडविल का शेयर वो लेके जाएगा, बट नाउ वी शुड नो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट उसकी कैसी होगी। द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर विल मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट की जाएगी। तो ये थ्योरी लिखने की बजाय अगर आप जर्नल एंट्री करें तो आप इस लाइंस को इजीली लिख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट विल बी जर्नल एंट्री इन केस ऑफ दिस। जर्नल एंट्री होती है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स पे करेंगे ना, तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, या फिर जो डिसीज्ड पार्टनर है वो क्रेडिट। तो जो रह गए जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो डेबिट, और जो जा रहा है या जिसकी डेथ हो रही है वो क्रेडिट। रेशो विल बी गेनिंग रेशो। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप देख सकते हैं यही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट। क्रेडिट क्योंकि ये लेके जा रहा है ना अपना शेयर विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। एंड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स जो रह गए लाइक ए और बी रह गए, देयर अकाउंट विल बी डेबिट, वो डेबिट हो जाएंगे गेनिंग रेशो में। तो बिल्कुल सिंपल है।
बिल्कुल सिंपल है ना ये, कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी, जो रह गए वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, क्योंकि वो लेके जाएगा। रेशो गेनिंग, क्योंकि जिसको जितना फायदा वो आज की डेट में उतना ही पे करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। आपको क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो इसमें मैं आपको कहूँगी कि एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, इस चैप्टर में आपने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़े थे, बस उन सब की एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं। सपोज आपने न्यू रेशो निकालना सीखा, ठीक है, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल बांटनी सीखी, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स की जो भी ट्रीटमेंट है वो करते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की गुडविल में उसका शेयर देते हैं। एक तो ये गुडविल होती है जिसका वैल्यूएशन किया जाता है रिटायरमेंट के टाइम पर, ये ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल होती है। तो जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, न्यू रेशो निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है, ऑलरेडी अपीयर्ड कोई गुडविल है वो बांटनी पड़ती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया जाता है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हो, क्यों, क्या, ताकि जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस है वो आप पार्टनर को दे पाओ। तो देख लें आप, यही सब लिखा हुआ है कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया न्यू रेशो निकालना, कैलकुलेट न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। उसके बाद आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स अमंग ऑल द पार्टनर्स, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो ये सब हम करते हैं जब एक पार्टनर जाता है। न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट। तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन में माइंड में रिकॉल करना है कि इस चैप्टर में आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गेनिंग रेशो एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये एक पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये क्वेश्चन उसमें भी था। आई होप आपने वो वीडियो सुनी होगी, तो मैं यहाँ जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि गेनिंग रेशो क्या है। दिस इज़ द रेशो, gaining ratio is the ratio in which retiring partners share is acquired by continuing partners. सपोज और ए बी सी तीन पार्टनर हैं, अगर सी जा रहा है तो ए और बी को डेफिनेटली सी के जाने से कुछ फ़ायदा होगा। तो किस रेशो में ए और बी को फ़ायदा होगा, वो गेनिंग रेशो है। कैसे कंप्यूट करते हैं, डिडक्ट ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो, डिडक्ट ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो। यहाँ फॉर्मूला भी बना हुआ है कि गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। सिंपल है ना, ठीक है। कैसे गेन करेंगे वो, सपोज़ अगर आप 15,000 का प्रॉफिट ए बी सी में बांटो तो तीनों को 5,000 मिलेंगे। अब अगर सी जा रहा है तो यही 15,000 ए और बी कैसे बांटेंगे, 7,500 ए का, 7,500 बी का। तो सी के जाने से ए और बी को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। कितना हुआ, 2,500 इसको, 2,500 इसको। तो 1:1 में जो है ये गेन कर रहे हैं, ये होता है गेनिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सिंपल है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कब निकलता था, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता था एडमिशन के टाइम, और गेनिंग रेशो कब निकलता था आपका, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम। तो अब आप देखें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, एक नया पार्टनर जब आएगा तो जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपना शेयर उसके फेवर में सरेंडर करेंगे, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। और गेनिंग रेशो क्या है, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स पीछे रह जाते हैं उन्हें कुछ ना कुछ गेन होता है, तो उसे बोलते हैं गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो एडमिशन के टाइम निकलता है, गेनिंग रेशो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे निकलता है। फॉर्मूला यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का फॉर्मूला था न्यू माइनस ओल्ड। 1 मार्क में आए 1 पॉइंट लिख देना, 2 मार्क्स में आए तो 2 पॉइंट्स लिख देना। सैक्रिफाइसिंग रेशो दैट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।
Sacrificing ratio is equal to old minus new. Gaining ratio is equal to new minus old. That's it. Now the next question is, how would you calculate the amount payable to representative of deceased partner? Deceased partner जिसकी डेथ हो रही है, अब इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको जो है पेमेंट की जाती है। एंड ये क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ वुड यू कैलकुलेट दैट अमाउंट? एक डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को हमें क्या पे करना है, कितना पे करना है, वो कैसे निकालेंगे? द लीगल एग्जीक्यूटिव, ये आपका जो है 6 मार्क में आने का बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। 6 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपका जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एडमिशन एंड रिटायरमेंट में से बनता है। तो होपफुली अगर एडमिशन में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आ रहा है तो रिटायरमेंट में से आपकी थ्योरी बनेगी। रिटायरमेंट में से अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है तो एडमिशन में से आपकी थ्योरी बनेगी। और अगर रिटायरमेंट में से आपकी थ्योरी बन रही है तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि डिसीज पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटिव को क्या पे किया जाता है। वहाँ सिंपली हमें एक्सप्लेन करना है कि उसके डेबिट में क्या आएगा और उसके क्रेडिट में क्या आएगा, क्या उसको मिलेगा, क्या उससे लेना है, तो जो नेट बैलेंस है वो हम उसको पे कर देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं इन डेबिट साइड ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर पोस्टेड इन डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये थोड़ा सा उल्टा है, हमें यहाँ लिखना है कि क्रेडिट में ये फॉलोइंग आइटम्स पोस्ट की जाएंगी। क्रेडिट में ये आइटम्स पोस्ट की जाएंगी। क्या पोस्ट किया जाएगा क्रेडिट में? क्रेडिट में पोस्ट किया जाएगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जो भी उसका कैपिटल पड़ा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा अप टू डेट ऑफ डेथ। डिसीज पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो मिलेगा। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट में जो शेयर है वो मिलेगा। और डिसीज पार्टनर का शेयर इन गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्रेडिट में क्या क्या दिखाया जाएगा? क्रेडिट में दिखाया जाएगा जो जो पार्टनर को मिलना है वो सब कुछ। तो पार्टनर को क्या मिलता है? जो उसकी ऑलरेडी कैपिटल पड़ी है वो उसको मिलती है। गुडविल में शेयर मिलता है। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस में शेयर मिलता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस में शेयर मिलता है। एंड प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ की डेट तक जो प्रॉफिट बनता है वो मिलता है। तो ये सब वो आइटम हैं जो उनको मिलेंगी एंड दैट्स व्हाई इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। ओके, उसके बाद देखते हैं डेबिट में क्या क्या आएगा। डेबिट में यहाँ पे हमें लिखना है कि डेबिट में क्या क्या आइटम्स शो की जाएंगी। ठीक है, तो डेबिट में क्या शो किया जाएगा? अगर उनकी पार्टनर कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस है वो अमाउंट विड्रॉन मतलब कि ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ, डिसीज पार्टनर शेयर्स इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ द फर्म। तो बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है कि क्रेडिट में वो आइटम्स आएंगी जो उनको मिलेंगी। और डेबिट में वो आइटम आएंगी जो हमने उससे लेनी है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, यहाँ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट, रीवैल्यूएशन का लॉस है तो डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो डेबिट। ये सब कुछ उनके अकाउंट में आता है। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ है तो क्रेडिट, लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ है तो डेबिट। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन हमारा 7।
इफ़ अ पार्टनर डाइज ड्यूरिंग द ईयर, हाउ विल यू फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर? अगर किसी पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर होती है तो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इफ़ द डेट ऑफ डेथ इफ़ द डेथ ऑफ पार्टनर अकर्स ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर, अगर किसी पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो रही है किसी भी दिन, तो एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर will also be entitled to share of profit earned by firm from the beginning of year till the date of death। तो वहाँ पार्टनर को डेट ऑफ डेथ तक के प्रॉफिट्स मिलते हैं। उन प्रॉफिट्स को आप कैसे निकालते हो? या तो टाइम बेसिस पे या टर्नओवर और सेल बेसिस पे। तो ये क्या हो गया? अप टू डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट डिसीज पार्टनर का। ठीक है, दो तरह से हम निकाल सकते हैं, या तो टाइम बेसिस पर या सेल बेसिस पर। अगर ये क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल में आता है तो हमें यहाँ पे उसका जो है एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो वो आपकी बुक में है, आप वहाँ से प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी समझ लें बस। तो अगर ये क्वेश्चन हमारा बड़े में आ गया 6 मार्क्स में, तो आपको एक एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Name 5 items which are credited to the account of deceased partner while calculating the amount due to his legal representative। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या दिया जाएगा, मीन्स क्या क्या क्रेडिट किया जाएगा, बताएं। अभी हमने किया था, सेम वही है। हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, मतलब उसकी जो कैपिटल पड़ी है वो क्रेडिट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी क्रेडिट में आएंगे। दैट्स इट। तो ये रिटायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपकी रिवीजन बेस्ट तरीके से हो चुकी है। स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं जहां मैं आपकी हेल्प कर सकती हूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड ज़रूर प्लीज़ 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 आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अपनी रिवीजन कर पाएँ। थैंक यू सो मच।